हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें कि पूरे अपना पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ सकते हैं। जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संवैधानिक का इतिहास। फर्स्ट चैप्टर क्या है? भारतीय संवैधानिक का इतिहास, जिसको फर्स्ट चैप्टर देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। भारतीय संवैधानिक इतिहास 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना किया गया और उन्हें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए व्यापार वांछित करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारी स्थिति मजबूत होगी तो इस स्थिति में प्रत्येक वर्ष 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारी अधिकारी पत्र का नवीकरण किया जाएगा। अतः 1608 ईस्वी में तत्कालिक मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था और यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, किंतु इन्हें किसी भी प्रकार का व्यापारिक अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया था। पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था और कुछ व्यापारी अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया गया था। साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार कोठी को अमान्यता दे दिया गया था। पुनः व्यापारी के नवाब द्वारा बंगाल के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारी अधिकार दे दिया गया और 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब के पद पर अपने पसंद के व्यक्ति मीर जाफर को बैठाया गया। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच सेना को पराजित कर दिया गया तथा 1760 ईस्वी में वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया। इस युद्ध के पश्चात भारत में स्थापित सभी विदेशी कंपनियों में सबसे मजबूत कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उभर कर सामने आई। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के तत्कालिक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में वाली त्रिगुटी सेना को पराजित कर दिया गया था। इस त्रिगुटी सेना में शाह आलम द्वितीय के अतिरिक्त बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम एवं अवध का नवाब सिराजुद्दौला भी शामिल था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड क्लाइव की नियुक्ति किया गया। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे कि बंगाल का गवर्नर भी कहा गया था, रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति किया गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग की। इन्हीं के शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम एवं एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह के वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना था। पहला गवर्नर जनरल जो बने। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी एवं बंगाल के नवाब के रूप द्वारा दोहरी शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। कब? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बंगाल का नवाब को बनाया गया था। तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गोपनीयता समिति के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास किया गया। बंगाल के क्षेत्र में दोहरी शासन व्यवस्था की नींव लॉर्ड क्लाइव के द्वारा रखा गया था, जिन्हें कि इसकी नींव इलाहाबाद की संधि के द्वारा
रखी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का लॉर्ड गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस तरह के वारन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने थे। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आरंभ किए गए दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजाबेथ इम्पे को नियुक्त किया गया था, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश के पद पर जेम्स लिमिटस एवं हाइड्रे की नियुक्ति किया गया था। नियुक्ति किया गया था। अगला चैप्टर आप लोग देखिए। इस अनुच्छेद के अनुच्छेद 158 है। क्या 158 अनुच्छेद 158 में क्या दिया? इस अनुच्छेद में राज्यपाल की सेवा शर्तें के संबंध में चर्चा किया गया है कि इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ना तो संसद सदस्य होंगे और न ही विधानमंडल के सदस्य। यदि किसी संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्य को राज्य की राज्यसभा के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उस राज्यपाल को शपथ लेने से पहले संसद सदस्य एवं विधानमंडल से सदस्यता के त्याग पत्र देना पड़ता है और राज्यपाल को समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा इनका वेतन भत्ता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये माह है, जो कि राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, किंतु इनका पेंशन केंद्र के संचित निधि से दिए जाते हैं। किसी भी राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में वृद्धि तो किया जा सकता है, किंतु कभी भी कमी नहीं किया जा सकता। यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का मानक वेतन भत्ता के आधार पर विभिन्न राज्यों से मिलकर तय किया जाता है। किसी भी राज्यपाल को उनके राज्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 159 अनुच्छेद 158 पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 159 में दिया गया है कि इस अनुच्छेद में राज्यपाल के शपथ की चर्चा किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि राज्यपाल को संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहता है तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 159 पढ़ लिए हैं। अब अनुच्छेद 161 60 नहीं है। अनुच्छेद 161 में दिया गया, इस अनुच्छेद में राज्यपाल के क्षमता दान व शपथ का चर्चा किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यपाल अपने संबंधित राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी कोर्ट के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार की सजा को माफ करा सकता है, उनका लघुकरण कर सकता है, उनका स्थगन कर सकता है, जो उसका परिहार्य कर सकता है, किंतु वह मौत की सजा को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता। किसी भी अपराध या दंड के क्षमा के संदर्भ में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकार में कुछ अंतर है, जो निम्न में राष्ट्रपति केंद्र कानून के तहत किसी भी अपराध में पाए गए सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है, चाहे वह सजा फांसी की सजा क्यों ना हो, किंतु राज्यपाल राज्य के कानून के तहत किसी भी अपराध की सजा को माफ कर सकता है, किंतु ध्यान रहे कि वह फांसी की सजा को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता है, लेकिन उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होता है, अतः सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार की सजा को पूरी तरह कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर नहीं होता है, जिसके कारण सैन्य अदालत के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार का सजा को माफ नहीं कर सकता। राज्य के कार्य एवं शक्तियों
क्या है, राज्य के कार्य एवं शक्तियों, कार्यकारिणी शक्तियों, विधायकी शक्तियों, वित्तीय शक्तियों, न्यायिक शक्तियों, विवेकधीन शक्तियों और वीटो शक्तियों। यद्यपि राष्ट्रपति के समान राज्यों में राज्यपाल का पद, किंतु राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति एवं सैन्य शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। इसके अंतर्गत राज्यपाल को निम्नलिखित कार्य दिया गया है। राज्य सरकार का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है और राज्य का सभी कार्यपालिका संबंधित कार्य राज्यपाल के नाम से प्राप्त आरंभ होता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन पर अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्य को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल राज्य के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। इसके वेतन भत्ता का निर्धारण करते हैं। महाअधिवक्ता अधिवक्ता राज्यपाल के प्रसार पर्यटन पर अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल तथा राज्य निर्वाचन आयोग की सभी सदस्य की नियुक्ति करते हैं तथा उसके कार्य एवं सेवा शर्तों को भी तय करते हैं। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं, किंतु इसके पद के हटाने का अधिकार वेतन केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है। यहाँ से देखिए, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के किसी भी 4 सदस्य मंत्रिपरिषद के बंगाल का शासन चलाने के लिए अनुमोदित दिया गया। जनरल परिषद के 4 सदस्य निम्नलिखित थे: प्रीफिक्स, फ्रांसिस क्लेवेरेंस, मॉनसन और वारवेल। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा एक 24 सदस्य निर्देश मंडल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, जिसमें एक सदस्य कार्यकाल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी रहता है। सदस्य कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया। कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक था। पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784। यह एक्ट 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कर्मियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसे कि बंदोबस्त कानून कहा जाता है। इसके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा 1784 अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यह ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला पहला संवैधानिक दस्तावेज था, जो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रकार के कार्य को 2 भागों में बांटा गया था: व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य की देखभाल निदेशक मंडल को सुपुत्र किया गया था, जबकि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण का मंडल को भी दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1784 ईस्वी एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या को 4 से हटाकर 3 कर दिया गया। इन 3 में से एक सेनापति हुआ करते थे। 1786 संशोधनात्मक अधिनियम था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मांगने के उद्देश्य से पीटर्स ने 1786 में यह अधिनियम पारित कराया था। इस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां दे दी गई थी और कॉर्नवालिस को विशेष परिस्थितियों में परिषद गवर्नर जनरल के नियमों को निरस्त करने तथा अपना नियम लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार को अगले 20 वर्ष तक दिए गए सुरक्षित कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रण बोर्ड सभी 20 सदस्य का वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई थी। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रांतीय प्रशासन के लिए उनकी शक्तियों में वृद्धि किया गया था। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या कहा जाता है, आप लोग समझिए। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को सीमित कर दिया गया। अब कंपनी को चीनी
कंपनी को कर दिया गया और इस व्यापारी के माध्यम से इस अधिकार के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिनियम को सीमित कर दिया गया था और अब कंपनी को चीन एवं भारतीय चाय के व्यापार को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया। इस अधिकार के द्वारा अधिनियम के द्वारा ही भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए छूट दे दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों के शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान एवं इत्यादि के विकास में पुनः उत्थान के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम इस अधिनियम के लॉर्ड विलियम्स वेटिंग्स के शासन काल में पारित किया गया था। इस काल के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस तरह का लॉर्ड विलियम वेटिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड जनरल के मंत्रिपरिषद में विविध सदस्य के रूप में एक नए सदस्य को जोड़ा गया और इस अधिनियम पर लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए पहली बार योग्यता के सिद्धांत को अपनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि भारतीय धर्म एवं जन स्थान, जाति, वर्ण इत्यादि के आधार पर सरकारी सेवा में आयोग नहीं करार दिया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रचलित पर्दा प्रथा एवं ठगी प्रथा को नियमबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और आगे भी पढ़ते हैं विधानमंडल। अब है विधानमंडल में क्या कहना चाह रहा है आप लोग देख सकते हैं। विधानमंडल को पढ़ते हैं, क्या बात है विधानमंडल का, पूरी तरह से आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। अब है विधानमंडल। हमारे संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल का प्रावधान है। विधानमंडल राज्य सरकार की सर्वोच्च विधायिका होती है, जिसमें कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद आता है। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होती उस राज्य में विधानमंडल राज्य और विधानमंडल में मिलकर बनता है। विधानमंडल के गगन चर्चा अनुच्छेद 168 में दिया गया है। अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। हालांकि विधानमंडल के स्वरूप में प्रत्येक राज्य में एक रूपता नहीं है। देश के सभी 28 राज्यों में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल द्वैतात्मक है, जो अनुच्छेद 168 में ही कहा गया है कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। द्विसदनीयात्मक विधानमंडल वाले 6 राज्य निम्नलिखित हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, निर्माण करना या उसकी समाप्ति का अधिकार केवल संसद को दिया गया था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि संसद भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं, किंतु इस संदर्भ में संबंधित राज्य के विधानसभा से एक विशेष बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्पित किया जाता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद को भंग करने का सृजन या समाप्त करने के लिए किए जाने वाले संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं दिया गया था। अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि विधान परिषद की संरचना की चर्चा किया गया है। यह विधानमंडल का उच्च एवं स्थानीय सदन एवं दूसरा सदन होगा। अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि विधानमंडल को भी पूरी तरह से भंग नहीं किया जाएगा, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य का 1/3 भाग होता है, जबकि न्यूनतम सदस्य की संख्या 40 होता है। राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है: कुल सदस्य का 3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
कुल सदस्य का 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा सदस्यों के द्वारा जिला बोर्ड, नगर पालिका एवं स्थानीय संस्था 1/6 का मनोनयन विभिन्न सेवा के क्षेत्र में राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। 1/12 राज्य सदस्य का निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कि 3 वर्ष पूर्व जरूरी होता है कि साथ ही उनका नाम स्थानीय निर्वाचन मतदाता निर्वाचन सूची में नाम दर्ज करना पड़ता है। 1/12 सदस्य का निर्वाचन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों के द्वारा दिया जाता है, किंतु इसके लिए भी कोई लगातार 3 साल के शिक्षा बोर्ड का सदस्य होना जरूरी होता है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानसभा एक अस्थायी एवं निम्न सदस्य होता है, किंतु इसे प्रथम सदस्य भी कहा जाता है, क्योंकि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन राज्य क्षेत्र एवं निर्वाचन क्षेत्र से जनता के द्वारा प्रत्येक मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है, किंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की न्यूनतम सदस्य की संख्या से भी कम सदस्य होते हैं, जैसे सिक्किम, गोवा 30 सदस्य, मिजोरम 40, नागालैंड 46 सदस्य लेने में सिक्किम और नागालैंड में कुछ सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 172 संविधान मंडल की अवधि की चर्चा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसके पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है, उसके बाद यह स्वतः भंग होता है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी राज्यपाल के द्वारा विधानसभा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति इस प्रकार होती है। अभी एक पेज और पढ़ते हैं, तब देखते हैं कहाँ तक जाता है। देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। अठारह 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के बोला गया यहाँ पे 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के खुले प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाकर नियुक्त की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत के लिए अलग से एक 12 सदस्य की विधान परिषद की व्यवस्था किया गया था। साथ ही केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति बात की गई थी। 1854 ईस्वी में सिविल सेवा की भर्ती के लिए लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश किया गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम ताज का शासन 1858 से 1947 ईस्वी तक किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। इस अधिनियम के द्वारा EIC के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और भारत में पूर्णतः उत्तरदायित्व शासन के लिए ब्रिटिश महारानी को जिम्मेदार बना दिया गया था। अर्थात भारत में शासन के लिए ब्रिटेन के निम्न सदस्य को जिम्मेदार बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया और इस अधिनियम के लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बने। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की दोहरी शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और साथ ही इस अधिनियम के द्वारा भारत के एक नया पद राज्य सचिव को भी बनाया गया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन के निम्न
सदस्यों के कैबिनेट मंत्री के किसी भी सदस्य को किया जाता था, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार होते थे। इस राज्य सचिव की सदस्यता के लिए एक 15 सदस्य सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया। भारत के प्रथम राज्य सचिव के पद पर लॉर्ड स्टैनली की नियुक्ति किया गया। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने लॉर्ड कैनिंग के नाम एक घोषणा पत्र भेजी, जिसे कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा, जिसमें कि कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और यह कंपनी किसी भी नए क्षेत्र को विजय नहीं करेगा। और महारानी की उद्देश्य घोषणा को भारतीय जनता का अधिकार पत्र में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया लिबर्टी कहा गया था। और 1858 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमर्स नियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली, मंत्रिपरिषद प्रणाली एवं पोलियंस प्रणाली को संविधान दर्जा दिया गया। और शुरुआत में 1869 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिया गया था और इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां कानून बनाने की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में 3 भारतीय बनारस का राजा पाटियाल का महाराज सरदीन राव को विधान परिषद को मनोनीत किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में बंगाल में 1866 में और उत्तर इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में बंगाल को 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में तथा 1868 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखते हैं यहाँ तक कुछ इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ तक। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि किया गया था और जिससे कि बजट पर बहस करने का, सार्वजनिक मुद्दों के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और किंतु अभी भी विधानसभा परिषद को बजट में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दे दिया गया था। इस अधिनियम के एक प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था, जो कि अप्रत्यक्ष रूप मार्ले थे। यथा इस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत की पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था। इस तरह भारत में पहली बार सांप्रदायिकता के बीच पर मोहर इसी अधिनियम को माना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस सदस्य पद पर नियुक्त पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस पे कौन थे यहाँ पे समाज में फिर से पढ़ देते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस पद पर नियुक्त पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। सत्येंद्रनाथ सिन्हा।
सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अन्य न्याय कार्य। यह संविधान का एक लौता व्यवस्था है जो कि यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान करते हैं। यह यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य के आचरण एवं व्यापार की जांच करता है। यह अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का जांच करते हैं। यह किसी भी उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को अपने पास मंगवा लेता है। यह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करवा लेता है। यह लाभ के पद की व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश हीरालाल जे कर्णिया थे जो कि 26/1/1950 से 6/11/1951 तक थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी जो कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा देश की ऐसी पहली महिला अधिवक्ता थी जो कि वकालत के सीधे सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता नियुक्त किया करती थी। 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी की बालकृष्ण भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। जो 17वें मुख्य न्यायाधीश P.A. भगवती भारत में लोक हितवाद के प्रवर्तक थे। यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो। और अगला सेशन यहाँ से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, इसको अगले वीडियो में बनाते हैं अभी तुरंत। और जो है कि नहीं तो लॉन्ग वीडियो बन सकता है, इसीलिए इसको यहीं तक क्लिक करते हैं। आप लोग इसमें लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए।